दिनांक 28 जनवरी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 जनवरी को जो हमारे शाम तक की जो प्रमुख खबरें रहती हैं वो हम आपको बताते हैं। यह हमारा एक शुरुआती प्रयास है। इसमें कई सारी चीज़ें, साउंड, लाइटिंग और कई चीज़ों की आपको असुविधा हो सकती है। धीरे धीरे हम इसमें सुधार कर रहे हैं, लेकिन यह जानना बेहद ज़रूरी है कि समाचार पत्र क्या कहना चाहते हैं। समाचार पत्र कौन सी जो है पूरी तरह से आप लोगों को खबरें बताना चाहते हैं। तो उसी के क्रम में आपको मैं एक बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो बना रहा हूं जिसमें प्रमुख खबरें आपको बता दी जाएंगी। तो 28 जनवरी 2026 को शाम तक की जो प्रमुख खबरें हैं जो चर्चा में है, उसमें पहली खबर है भारत और यूरोपीय संघ में मदर ऑफ ऑल डील्स पर सहमति होती है। यानी कि इन दोनों ही भारत और यूरोपीय देशों में रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो आपको बता दें कि वैश्विक व्यवस्था में बढ़ती दरार, यूक्रेन जो हमने छापा है उसको मैं पढ़ दे रहा हूं। वैश्विक व्यवस्था में बढ़ती दरार, यूक्रेन से लेकर हिंद प्रशांत तक फैले भू राजनीतिक तनावों, चीन के साथ तनातनी और डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की तरफ से टैरिफ युद्ध शुरू किए जाने के बीच भारत और यूरोपीय संघ ने अपने रिश्तों को अभूतपूर्व मजबूती देते हुए एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते FTA को अंतिम रूप दे दिया है, जिसे दोनों पक्षों ने 2 अरब लोगों का बाजार बनाने के लिए मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है। मंगलवार को संपन्न भारत EU शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा ने व्यापार और रक्षा को सहयोग के नए स्तंभ के रूप में स्थापित करते हुए न केवल FTA पर वार्ता के समापन की घोषणा की, बल्कि पहली बार रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही भारतीय प्रतिभाओं की यूरोप में आवाजाही से जुड़े हुए समझौते समेत कुल 13 करारों पर सहमति बनी और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के साझा दृष्टिकोण के तहत वर्ष 2030 तक के लिए संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडे को मंजूरी दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित वैश्विक व्यवस्था में हो रहे तेज बिखराव के दौर में भारत EU की इस साझेदारी को विश्व में स्थिरता और भरोसा जगाने वाला माना जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन के मंच का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय संघ ने न सिर्फ अपने दीर्घकालिक हितों की रक्षा करने की तरफ कदम बढ़ाया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर संदेश भी दिया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता संपन्न किया है। यह ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों की यूरोपीय बाजारों तक पहुंच को आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा। यह सिर्फ व्यापार समझौता नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक व्यवस्था में बड़ी उथल पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपीय संघ की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में स्थिरता को मजबूती देगी। मोदी ने कहा कि यह एक सुखद संयोग है कि माह के 27वें दिन भारत 27 देशों के यूरोपीय यूनियन के साथ FTA कर रहा है। EU कमीशन और प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस सम्मेलन को भारत EU संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ करार दिया और कहा, हम सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को ही मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे समय में अपने नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहे हैं जब दुनिया पहले से कहीं अधिक असुरक्षित होती जा रही है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहली बार की गई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को EU कमीशन की प्रेसिडेंट ने एक ऐतिहासिक और विश्वास आधारित मंच बताते हुए कहा कि यूरोप और भारत के रक्षा उद्योग में साझेदारी को और गहराई दी जाएगी। ये तो रही पहली खबर जो कि मुख्य है, जो अंतर्राष्ट्रीय खबर मानी जा रही है। उसके बाद मैं आपको एक दूसरी खबर की ओर ले चलता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हमने स्थान दिया हुआ अपने समाचार पत्र में। यह हमारी वेबसाइट rmbnews.in पर ये सारी खबरें उपलब्ध हैं। एक खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में युवा नेताओं की हत्या कर फैलाना चाहता था आतंक, गुजरात ATS ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के युवा नेताओं की हत्या कर आतंक फैलाने की साजिश रच रहे एक आतंकी को गुजरात ATS ने नवसारी से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकी की शिनाख्त उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के डुंडावाला निवासी 22 वर्षीय फैजान सलमानी के रूप में हुई है। यह वर्तमान में नवसारी जिले के 4 पुल में रह रहा था और दर्जी का काम करता था।
वह जैसे मोहम्मद व अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों से प्रभावित है तथा उससे जुड़े मोस्ट वांटेड आतंकियों के भड़काऊ भाषण इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर युवाओं को देश विरोधी आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाता था। पुलिस ने आरोपित के पास से एक पिस्तौल, 6 कारतूस व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते के डीएसपी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि एटीएस व नवसारी पुलिस फैजान सलमानी पुत्र शकील सलमानी की संदिग्ध गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखे हुए थी। इसके आतंकी संगठनों से जुड़े होने व आतंक फैलाने के इरादे से हथियार जुटाने को पुष्टि होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके मोबाइल में पुलिस को कई आपत्तिजनक फोटो व आतंकी साजिश के सबूत मिले हैं। इंटरनेट मीडिया पर उसके एक संदेश में लिखा था कि पैगंबर साहब की गुस्ताखी करने वालों की फोटो खींच रखे हैं और उन्हें कुत्तों की मौत मारेंगे। मोबाइल में मिले फोटो में कश्मीर व लद्दाख को भारत से अलग करने के लिए कहा गया है। लाल किले पर इस्लामिक ध्वज पर अरबी भाषा में कुछ संदेश लिखे हैं। इसके अलावा ग्लोब की फोटो पर भी ऐसा ही काला ध्वज व अरबी में संदेश लिखा है। एटीएस व पुलिस के अधिकारियों ने उससे कड़ी पूछताछ की। इस दौरान उसके सारे आतंकी मंसूबे सामने आए। फैजान 6 माह पहले उत्तर प्रदेश से एक पिस्तौल व 6 कारतूस लेकर आया था। वह इंटरनेट मीडिया के माध्यम से युवाओं को भारत विरोधी गतिविधि के लिए उकसाता था। उसके मोबाइल संदेश से पता चला कि वह उत्तर प्रदेश के कुछ युवा नेताओं की हत्या कर आतंक फैलाने की साजिश रच रहा था। 8 महीने पहले घर से सिलाई करने के नाम पर घर से निकला हुआ फैजान हकीकत में आतंकवादी षड्यंत्र रच रहा था। गुजरात के नवसारी में आतंकवाद विरोधी दस्ता एटीएस ने फैजान को गिरफ्तार किया तो रामपुर की पुलिस ने पिता शकील अहमद व परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की। बताया गया कि फैजान पढ़ा लिखा नहीं है। पिछले 10 दिनों से उससे कोई बातचीत नहीं हुई थी। एसपी विद्यासागर मिश्र ने बताया कि फैजान के आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता की सूचना मिली है। यहाँ उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। उसके बारे में अन्य जानकारी भी जुटाई जा रही है। हालांकि पुलिस और खुफिया एजेंसियों की जांच अभी जारी है। वहीं शकील अहमद सलमानी विभिन्न कार्यक्रमों में खाना बनाना का काम करता है। उसके 4 बच्चे हैं। उसमें सबसे बड़ा बेटा अनस, दूसरे नंबर पर बेटी सानिया, तीसरे नंबर पर फैजान, जबकि सबसे छोटा बेटा अयान है। स्वजन के मुताबिक इससे पहले तक मोबाइल फोन पर उससे सामान्य बातचीत होती रहती थी। इस दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध या असामान्य गतिविधि की जानकारी नहीं मिली। पड़ोसी अख्तर और अमजद अली ने भी फैजान की गिरफ्तारी पर हैरानी जताते हुए कहा कि वह ऐसा लगता तो नहीं था। बताया कि स्थानीय स्तर पर कभी भी फैजान के व्यवहार या गतिविधियों में ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया जिससे किसी तरह की आशंका हो। वहीं आतंकी गतिविधियों में रामपुर पहले से ही काफी बदनाम बताया जाता है। पिछले साल ही 2 आतंकी वहां से गिरफ्तार किए गए थे। आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में फैजान की गिरफ्तारी से पहले भी रामपुर आतंकवादियों की गिरफ्तारी में बदनाम रहा है। टांडा से 18 मई 2025 को शहजाद को लखनऊ एटीएस ने गिरफ्तार किया था। उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप लगा था। वह मसालों के व्यापार की आड़ में सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहता था। उसके कई बार पाकिस्तान जाने और वहां आईएसआई के एजेंटों के संपर्क में होने की जानकारी मिली थी। वहीं पिछले साल 28 सितंबर को भी एटीएस ने 23 वर्षीय कासिम अली को गिरफ्तार किया था। यह सारी जानकारी हमारी वेबसाइट rmbnews.in पर उपलब्ध है। क्योंकि हम जान चुके हैं कि आजकल लोग वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम अपने समाचार पत्र को आपको पढ़ करके सुना दे रहे हैं ताकि इससे आपको गहन और स्पष्ट जानकारी मिल जाए। क्योंकि जो टीवी का जो मीडिया है बहुत छोटी सी बात के लिए 2 मिनट में आतंकवादी गिरफ्तार और एक ब्रेकिंग न्यूज चला करके छोड़ देता है। आपको विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाती। इस विस्तृत जानकारी को पाकिस्तान की खबरों में प्रमुखता से। आज है दिनांक 28 जनवरी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 जनवरी को जो हमारे शाम तक की जो प्रमुख खबरें रहती हैं वो हम आपको बताते हैं। यह हमारा एक शुरुआती प्रयास है। इसमें कई सारी चीज़ें, साउंड, लाइटिंग और कई चीज़ों की आपको असुविधा हो सकती है। धीरे धीरे हम इसमें सुधार कर रहे हैं, लेकिन यह जानना बेहद ज़रूरी है कि समाचार पत्र क्या कहना चाहते हैं। समाचार पत्र कौन सी जो है पूरी तरह से आप लोगों को खबरें बताना चाहते हैं। तो उसी के क्रम में आपको मैं एक बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें प्रमुख खबरें आपको बता दी जाएंगी। तो 28 जनवरी 2026 को शाम तक की जो प्रमुख खबरें हैं जो चर्चा में है, उसमें पहली खबर है भारत और यूरोपीय संघ में मदर ऑफ ऑल डील्स पर सहमति होती है। यानी कि इन दोनों ही भारत और यूरोपीय देशों में रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।
तो आपको बता दें कि वैश्विक व्यवस्था में बढ़ती दरार, यूक्रेन जो हमने छापा है उसको मैं पढ़ दे रहा हूं। वैश्विक व्यवस्था में बढ़ती दरार, यूक्रेन से लेकर हिंद प्रशांत तक फैले भू राजनीतिक तनावों, चीन के साथ तनातनी और डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की तरफ से टैरिफ युद्ध शुरू किए जाने के बीच भारत और यूरोपीय संघ ने अपने रिश्तों को अभूतपूर्व मजबूती देते हुए एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते FTA को अंतिम रूप दे दिया है, जिसे दोनों पक्षों ने 2 अरब लोगों का बाजार बनाने के लिए मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है। मंगलवार को संपन्न भारत EU शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा ने व्यापार और रक्षा को सहयोग के नए स्तंभ के रूप में स्थापित करते हुए न केवल FTA पर वार्ता के समापन की घोषणा की, बल्कि पहली बार रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही भारतीय प्रतिभाओं की यूरोप में आवाजाही से जुड़े हुए समझौते समेत कुल 13 करारों पर सहमति बनी और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के साझा दृष्टिकोण के तहत वर्ष 2030 तक के लिए संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडे को मंजूरी दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित वैश्विक व्यवस्था में हो रहे तेज बिखराव के दौर में भारत EU की इस साझेदारी को विश्व में स्थिरता और भरोसा जगाने वाला माना जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन के मंच का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय संघ ने न सिर्फ अपने दीर्घकालिक हितों की रक्षा करने की तरफ कदम बढ़ाया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर संदेश भी दिया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता संपन्न किया है। यह ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों की यूरोपीय बाजारों तक पहुंच को आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा। यह सिर्फ व्यापार समझौता नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक व्यवस्था में बड़ी उथल पुथल है, ऐसे में भारत और यूरोपीय संघ की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में स्थिरता को मजबूती देगी। मोदी ने कहा कि यह एक सुखद संयोग है कि माह के 27वें दिन भारत 27 देशों के यूरोपीय यूनियन के साथ FTA कर रहा है। EU कमीशन और प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस सम्मेलन को भारत EU संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ करार दिया और कहा, हम सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को ही मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे समय में अपने नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहे हैं जब दुनिया पहले से कहीं अधिक असुरक्षित होती जा रही है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहली बार की गई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को EU कमीशन की प्रेसिडेंट ने एक ऐतिहासिक और विश्वास आधारित मंच बताते हुए कहा कि यूरोप और भारत के रक्षा उद्योग में साझेदारी को और गहराई दी जाएगी। Finally, Prime Minister Narendra, we both know our greatest wealth are our people. That is why I'm so glad that we are signing an agreement on mobility. We will facilitate the movement of students, researchers, seasonal and highly skilled workers. And this is also why we are launching the first EU Legal Gateway Office in India. It will be a one-stop hub to support Indian talent moving to Europe in full alignment with EU member states' needs and policies. This is good for our economies. This is good for the friendship between our people, and this openness benefits us all. As we conclude this 16th summit, let me reflect on another event of deep meaning. 2 weeks ago, India marked Makar Sankranti. It's the beginning of Uttarayan, the sun's northward journey. From darkness to light, from stillness to growth, from what was to what can be. And that is what makes our summit so unique and timely. The time is right for renewal, for fresh momentum, and for opening a new chapter in EU-India friendship. And this is exactly what we have achieved together today. Thank you very much.
ये तो रही पहली खबर जो कि मुख्य है, जो अंतर्राष्ट्रीय खबर मानी जा रही है। उसके बाद मैं आपको एक दूसरी खबर की ओर ले चलता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हमने स्थान दिया हुआ अपने समाचार पत्र में। यह हमारी वेबसाइट rmbnews.in पर ये सारी खबरें उपलब्ध हैं। एक खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में युवा नेताओं की हत्या कर फैलाना चाहता था आतंक, गुजरात एटीएस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के युवा नेताओं की हत्या कर आतंक फैलाने की साजिश रच रहे एक आतंकी को गुजरात एटीएस ने नवसारी से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकी की शिनाख्त उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के ढूंढावाला निवासी 22 वर्षीय फैजान सलमानी के रूप में हुई है। यह वर्तमान में नवसारी जिले के 4 पुल में रह रहा था और दर्जी का काम करता था। वह जैसे मोहम्मद व अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों से प्रभावित है तथा उससे जुड़े मोस्ट वांटेड आतंकियों के भड़काऊ भाषण इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर युवाओं को देश विरोधी आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाता था। पुलिस ने आरोपित के पास से एक पिस्तौल, 6 कारतूस व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते के डीएसपी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि एटीएस व नवसारी पुलिस फैजान सलमानी पुत्र शकील सलमानी की संदिग्ध गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखे हुए थी। इसके आतंकी संगठनों से जुड़े होने व आतंक फैलाने के इरादे से हथियार जुटाने को पुष्टि होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके मोबाइल में पुलिस को कई आपत्तिजनक फोटो व आतंकी साजिश के सबूत मिले हैं। इंटरनेट मीडिया पर उसके एक संदेश में लिखा था कि पैगंबर साहब की गुस्ताखी करने वालों की फोटो खींच रखे हैं और उन्हें कुत्तों की मौत मारेंगे। मोबाइल में मिले फोटो में कश्मीर व लद्दाख को भारत से अलग करने के लिए कहा गया है। लाल किले पर इस्लामिक ध्वज पर अरबी भाषा में कुछ संदेश लिखे हैं। इसके अलावा ग्लोब की फोटो पर भी ऐसा ही काला ध्वज व अरबी में संदेश लिखा है। एटीएस और पुलिस के अधिकारियों ने उससे कड़ी पूछताछ की। इस दौरान उसके सारे आतंकी मंसूबे सामने आए। फैजान 6 माह पहले उत्तर प्रदेश से एक पिस्तौल व 6 कारतूस लेकर आया था। वह इंटरनेट मीडिया के माध्यम से युवाओं को भारत विरोधी गतिविधि के लिए उकसाता था। उसके मोबाइल संदेश से पता चला कि वह उत्तर प्रदेश से कुछ युवा नेताओं की हत्या कर आतंक फैलाने की साजिश रच रहा था। 8 महीने पहले घर से सिलाई करने के नाम पर घर से निकला हुआ फैजान हकीकत में आतंकवादी षड्यंत्र रच रहा था। गुजरात के नवसारी में आतंकवाद विरोधी दस्ता एटीएस ने फैजान को गिरफ्तार किया तो रामपुर की पुलिस ने पिता शकील अहमद व परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की। बताया गया कि फैजान पढ़ा लिखा नहीं है। पिछले 10 दिनों से उससे कोई बातचीत नहीं हुई थी। एसपी विद्यासागर मिश्र ने बताया कि फैजान के आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता की सूचना मिली है। यहाँ उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। उसके बारे में अन्य जानकारी भी जुटाई जा रही है। हालांकि पुलिस और खुफिया एजेंसियों की जांच अभी जारी है। वहीं शकील अहमद सलमानी विभिन्न कार्यक्रमों में खाना बनाना का काम करता है। उसके 4 बच्चे हैं। उसमें सबसे बड़ा बेटा अनस, दूसरे नंबर पर बेटी सानिया, तीसरे नंबर पर फैजान, जबकि सबसे छोटा बेटा अयान है। स्वजन के मुताबिक इससे पहले तक मोबाइल फोन पर उससे सामान्य बातचीत होती रहती थी। इस दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध या असामान्य गतिविधि की जानकारी नहीं मिली। पड़ोसी अख्तर और अमजद अली ने भी फैजान की गिरफ्तारी पर हैरानी जताते हुए कहा कि वह ऐसा लगता तो नहीं था। बताया कि स्थानीय स्तर पर कभी भी फैजान के व्यवहार में या गतिविधियों में ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया जिससे किसी तरह की आशंका हो। वहीं आतंकी गतिविधियों में रामपुर पहले से ही काफी बदनाम बताया जाता है। पिछले साल ही 2 आतंकी वहां से गिरफ्तार किए गए थे। आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में फैजान की गिरफ्तारी से पहले भी रामपुर आतंकवादियों की गिरफ्तारी बदनाम रहा है। टांडा से 18 मई 2025 को शहजाद को लखनऊ एटीएस ने गिरफ्तार किया था। उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने का आरोप लगा था। वह मसालों के व्यापार की आड़ में सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहता था। उसके कई बार पाकिस्तान जाने और वहां ISI के एजेंटों के संपर्क में होने की जानकारी मिली थी। वहीं पिछले साल 28 सितंबर को भी एटीएस ने 23 वर्षीय कासिम अली को गिरफ्तार किया था। यह सारी जानकारी हमारी वेबसाइट rmbnews.in पर उपलब्ध है। क्योंकि हम जान चुके हैं कि आजकल लोग वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम अपने समाचार पत्र को आपको पढ़ करके सुना दे रहे हैं ताकि इससे आपको गहन और स्पष्ट जानकारी मिल जाए। क्योंकि जो टीवी का जो मीडिया है बहुत छोटी सी बात के लिए 2 मिनट में आतंकवादी गिरफ्तार और एक ब्रेकिंग न्यूज चला करके छोड़ देता है। आपको विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाती है। इस विस्तृत जानकारी को हिंदुस्तान की खबरों में प्रमुखता से बताते हुए और पूरी चीज़ आपको बताते हैं। अगर किसी को और गहन जानकारी जाननी होगी
इससे संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारी वेबसाइट RMB पर जाएंगे, आपको मिले। अब एक खबर आ रही है इस आपके सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम दिया है जिसके अनुसार लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत करने के लिए अब शपथ पत्र की अनिवार्यता है, यानी कि अगर आप किसी भी सरकारी अफसर या कर्मचारी के खिलाफ शिकायत करते हैं तो एक शपथ पत्र देना होगा। जिस शिकायत झूठी खवाई जाएगी तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर के यह तो मामला बेहद ही वैसा हो गया है कि अगर शिकायत झूठी पाएगी तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए इस तरह के मामले से लोग बच भी सकते हैं, क्योंकि किसी लोक सेवक के खिलाफ अगर कार्रवाई की, पता चला कि लोक सेवक ही लोक सेवक के खिलाफ जांच करता है, एक अफसर ही दूसरे अफसर की जांच करता है, अगर अफसर मिल गए तो जय श्री राम। बहरहाल जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने हम बता दे रहे हैं उसको हमने प्रमुखता से छापा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के खिलाफ उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए किसी अपराध का आरोप लगाता है तो ऐसी शिकायत के साथ शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए भ्रष्टाचार और झूठ आरोपी लगाने वाले को लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चीफ जस्टिस द्वारा सभी हाई कोर्ट को भेजे गए एक पुराने संचार का हवाला दिया है। इसमें जोर दिया गया था कि न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को तब तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वे शपथ पत्र पर द्वारा समर्थित न हो। कोर्ट ने तर्क दिया है कि जब न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की सत्यता के लिए शपथ पत्र आवश्यक है तो लोक सेवकों के मामले में भी यही आवश्यकता होनी चाहिए। पीठ ने कहा शपथ पत्र के आग्रह के संबंध में भेदभाव करने का कोई तर्कसंगत आधार नजर नहीं आता है। दोनों ही मामलों में इसके उद्देश्य समान है। झूठी या परेशान करने वाली शिकायतों को छांटना और लोक सेवकों को कानून के दायरे में लाना उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग से बचाने के लिए संतुलन बताता है। यह भी स्पष्ट किया गया कि BNSS 2023 की धारा 175(3)(b)(5) के तहत दायर किसी भी आवेदन को मजिस्ट्रेट खारिज कर सकता है यदि आरोप पूरी तरह से निराधार, स्पष्ट रूप से बेतुके या इतने असंभव हो कि कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति यह निष्कर्ष न निकाल सके कि कोई अपराध हुआ है। हालांकि पीठ ने सचेत किया कि ऐसी शिकायतों को खारिज करने का आदेश मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके पीछे ठोस और वैध कारण होने चाहिए। गौरतलब है कि BNSS की धारा 175 पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संज्ञेय मामलों की जांच करने की शक्ति प्रदान करती है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश केरल हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। यानी यदि लोक सेवकों पर कोई भी आरोप लगाता है तो उसे एक शपथ पत्र देना होगा और झूठी शिकायत पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।